रिसेंटली मेरा स्कोर 498 आउट ऑफ 500 रहा है इन 10th क्लास एग्जामिनेशन। क्या परेशानियां आई या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप पर्टिकुलरली अपने डिस्ट्रिक्ट में फेस करते हो या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स फेस करते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है सर्विसेज, जी जी। कभी भी स्कूल्स बंद हो जाते हैं। हाँ, वहाँ के हालात भी, हाँ ये सर वहाँ के हालात की वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है ऐसे इंसान को। आपको लगता है कि हमने कुछ चेंज लाया है, हमारी वजह से कोई फ़र्क आया है वहाँ के माहौल में, या हमने किसी तरीके से आपको हेल्प की है? जैसे ही वो यूट्यूब पे पॉपअप हुआ तो एक पुश मिला, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह उसने काम किया। लेक्चर्स को स्क्रॉल करती थी, वीडियोस के थ्रू जाती थी, तो डेली रिमाइंडर मिलता था कि नहीं, एग्जाम्स आर नियर, आई नीड टू गो विद दिस। आदाब नाजरीन, किसी शायर ने क्या सच कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो इससे ये समझ आता है कि उस्ताद की अहमियत तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखती है, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक उस्ताद को कैसा शागिर्द मिलता है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बहुत बड़ी तारीख़ी मिसाल है अफलातून और सुकरात की, कि जो अफलातून है वो उसने सुकरात के काम को दुनिया तक पहुंचाया, जिसको हम प्लेटोज़ रिपब्लिक बोलते हैं। तो अगर उनको वो स्टूडेंट नहीं मिलता तो शायद लोग जो हैं वो सुकरात से बेखबर ही होते, यानी सुकरात को पहचाना नहीं होता, जाना नहीं होता। तो इसी तरह मैं एक उस्ताद की हैसियत से अपनी एक स्टूडेंट से आज यहाँ इंटरेक्ट करने आया हूँ। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अरबीना बिलाल इनका नाम है, और इन्होंने अभी रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर के बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसमें रैंक 1 स्कोर किया है। और यह हमारी खुशनसीबी है कि ये हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं, क्योंकि अब हम इनकी वजह से मशहूर हो रहे हैं। तो अरबीना, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मैं चाहूँगा कि ये हमारी जो इंटरेक्शन है, गुफ्तगू है, बहुत बेतकल्लुफ़ रहे, है ना, ईज़ी गोइंग रहे। मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, आप मुझे अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आती हैं, आपके घर का माहौल कैसा है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है, कैसे आपकी पढ़ाई हुई शुरुआती? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अरबीना बिलाल है एंड रिसेंटली मेरा स्कोर 498 आउट ऑफ 500 रहा है इन 10th क्लास एग्जामिनेशन। मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहती हूँ, फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। एंड मेरी जो पढ़ाई है, स्कूलिंग है, वो 9th 10th में इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट डूरू से हुई है। एंड उसके बाद जेके बोसवाला से मैं विंटर में एफिलिएट हुई हूँ, एंड विंटर में मैंने अपनी स्टडी जेके बोसवाला से कंटिन्यू करी है। ओके ओके। अपने घर के बारे में बताइए, आपके घर में और कौन कौन है, आप कितने भाई बहन हो, आप आपके फादर क्या करते हैं, आप कैसे बैकग्राउंड से आती हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आती हैं? सर मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बाकी सिबलिंग्स हैं, कज़न्स हैं, दादा दादी अंकल आंट है। एंड सर मेरा बैकग्राउंड जो है, वी आर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, एंड डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से आपका ताल्लुक़ है। तो मुझे आप बताइए कि आपकी कैसी जर्नी कैसी रही, मतलब डे 1 से आपने, देखिए एक स्टूडेंट को पता नहीं होता कि मैं टॉपर होऊंगा इस एग्ज़ाम का, तो जब आप शुरू करते हो तब आप एकदम ब्लाइंड खेल रहे होते हो, है ना। आई नो इट, है ना, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं भी स्टूडेंट लाइफ से भी रिसेंटली बाहर आया हूँ। तो कैसी रही आपकी जर्नी डे 1 से? क्या परेशानियाँ आई या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप पर्टिकुलरली अपने डिस्ट्रिक्ट में फेस करते हो, या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स फेस करते हैं ओवरऑल? सर सबसे मेजर प्रॉब्लम जो जम्मू एंड कश्मीर में स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो होते हैं, नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट की प्रॉब्लम इंटरनेट है बेसिकली। सर्विसेज, जी जी जी। इंटरनेट सर्विसेज होती हैं। एंड दूसरा कि कभी भी ऑफ हो जाता है, कभी भी स्कूल्स बंद हो जाते हैं। हाँ, उसकी वहाँ के वजह से हालात भी, हाँ ये बिल्कुल सर वैसे ही। वहाँ के हालात की वजह से हम्म। तो ऐसे स्टडीज़ अच्छे से नहीं हो पाती है, बीच बीच में ऑफ लेना पड़ता है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है ऐसे इंसान को। तो वो है, मैं समझ सकता हूँ वो चीज़। तो अब इस बीच आपका स्कूल, आप बोल रहे हैं कि चलिए इरेगुलरिटीज़ हैं वहाँ, आप जा नहीं पाते हो, तो इस बीच जो हमारा फिज़िक्स वाला का बैच आया, जो कोहिनूर के नाम से आया, हम सब ने उसमें मेहनत की और स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया। तो कैसा लगा? आपको लगता है कि हमने कुछ चेंज लाया है, हमारी वजह से कोई फ़र्क आया है वहाँ के माहौल में, या हमने किसी तरीके से आपको हेल्प की है किसी भी तरीके से? सर क्या रहा है कि थ्रू आउट द ईयर स्कूल हम जाते रहे, स्कूल में रेगुलर क्लास होती रही, एंड अच्छे से स्कूल में पढ़ाया गया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, एंड सब कुछ समझ आया स्कूल में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब विंटर का टाइम आता है तो स्टूडेंट जो है वो डिविएट हो जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि अभी टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई को उतना सीरियस नहीं लेते, एंड वो बीच बीच में डिलेज ले लेते हैं। लेकिन सर जैसे ही हमारा डेट शीट निकलने वाला था, तो प्रेयर टू दैट जेके बोसवाला का बैच आया कोहिनूर के नाम से 10th के लिए। एंड सर जैसे ही वो यूट्यूब पे पॉपअप हुआ तो एक
पुश मिला, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह उसने काम किया। एंड फिर उसके बाद इंसान जो है, मैं अपनी बात करूँगी, जब जैसे ही मैंने लेक्चर्स को स्क्रॉल करती थी, वीडियोस के थ्रू जाती थी, तो डेली रिमाइंडर मिलता था कि नहीं, एग्जाम्स आर नियर, आई नीड टू गो विद दिस। ओके, अब चलो जेके बोसला की बात आ गई, तो फैकल्टीज़ में कौन है आपके फेवरेट, कौन है आपको, कौन लगता है आपको, कौन पसंद है, मतलब एज एन इंडिविजुअल? चलो सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट की मैं भी बात नहीं करूँगा, एज एन इंडिविजुअल आपको कौन पसंद है? क्योंकि टीचर्स सिर्फ आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताते हैं, है ना? चीज़ ज़िंदगी के बारे में, हालात के बारे में, या आपको कैसे बिहेव करना है आगे जाके, आपके फ्यूचर के बारे में। तो आपको कौन ऐसा टीचर है जो आपको इंस्पायर करता है, या आपको लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है फ्यूचर में? सर जेके बोस वाला पे सभी टीचर्स जो है, सभी टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया हमें। एंड मैं सच कहूँगी कि सभी टीचर्स एक इंस्पिरेशन की तरह रहे हैं मेरे लिए। बट सर ज़्यादा जो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ वो दाऊद सर से। दाऊद सर से, दाऊद बिल्कुल सर। बिल्कुल, दाऊद सर तो है ही, बच्चों के फेवरेट हैं वो, बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आपने मुझे बताया कि कोहिनूर ने आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स के टाइम पे जो है बहुत yes, हेल्प sir. की, हमने मॉर्निंग क्लासेस वगैरह करवाई, Wake-up उसके बारे में classes. आपका क्या ख्याल है? जो हमने मॉर्निंग क्लासेस वगैरह कराई वो इफेक्टिव था या नहीं? क्योंकि पर्टिकुलरली हमारी फैकल्टी जो है ना, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था वो। अगर आप 5 बजे क्लास कर रहे हो तो आपको स्टूडियो बहुत जल्दी पहुंचना है। तो आपका क्या उस पर टेक है कि कैसा है वो, कैसा था वो मॉर्निंग क्लासेस का आइडिया, कैसा था? सर जब सारी क्लासेस हो जाती थी एंड फिर जिस दिन एग्ज़ाम होता था उस दिन सुबह ही वेकअप क्लासेस होती थी 5 बजे। तो सर जो भी क्वेश्चंस वेकअप क्लास में होते थे वो इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते थे कि कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चंस तो वहाँ से बन ही जाते थे जो पेपर में आते थे। उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई। और वेकअप क्लासेस से पहले जो CYQs की सीरीज़ भी लाई हाँ आप हाँ लोगों हाँ। ने, सर उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। उसकी वजह ओके से भी थोड़ा सा वो आइडिया मिल गया कि पेपर कैसा आ सकता है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी कि हमने आपको कैसे सपोर्ट किया। अब आप मुझे बताइए आपकी स्टडी रूटीन, देखिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देखेंगे और इंस्पायर होंगे इस चीज़ से, तो आपकी स्टडी रूटीन क्या थी? आप कैसे दिन शुरू करते थे? क्योंकि बच्चे अक्सर आते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे, है ना? आप मुझे बताइए कि आप भी उन्हीं के जैसे हैं ना, आप भी उन्हीं के एज ग्रुप से आते हैं, तो क्या चीज़ लगता है आपको कि आपकी स्टडी रूटीन में ऐसा था जो आपको लगता है आपको एज दे रहा था, या आप कैसे अपना दिन शुरू करते थे? सर नॉट मच मोर लाइक ए टिपिकल टॉपर माइंडसेट, बट ऐसा होता था कि 10-12 घंटे तो कभी मेरे से हुआ नहीं पढ़ाई का, लेकिन कंसिस्टेंटली 2-3 घंटे हो जाता था। उसमें क्या है कि 2-3 घंटे, लेकिन सेल्फ स्टडी का मैं बोल रही हूँ। उससे पहले होमवर्क वगैरह या स्कूल का रिवाइज़ कर लिया जो कि बहुत हेल्पफुल रहता था। और उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी NCERT को गो थ्रू करना, उसको रिवाइज़ करना, बीच बीच में कई से क्वेश्चंस लगा लिए, हाँ। गूगल से क्वेश्चंस देख लिए, मैं समझ रहा हूँ। PYQs वगैरह का सैम्पल पेपर्स कभी कभी लगा लिए, ऐसे होता था सर। हाँ, तो बड़ा स्मार्ट अप्रोच है, आई अप्रिशिएट इट रियली। क्योंकि मतलब कुछ लोग मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं बट उनको वो आउटकम नहीं मिलता क्योंकि वो स्मार्टली नहीं करते उन चीज़ों को। तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि आपने डायनामिक तरीका अपनाया है, आपने क्वेश्चंस भी लगाए हैं और आपने बीच में CYQs भी देखे हैं, फिर आपने प्रैक्टिस भी की है। क्योंकि एक ही तरीका जो है ना वो याद करने के लिए ना बोरिंग हो जाता है, जैसे कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो और उसी को बार बार पढ़ रहे हो। तो डाइवर्सिफाई करना अपने बास्केट को बहुत अच्छी बात है, उससे भी आपको कहीं ना कहीं मदद हुई होगी, मैं समझ सकता हूँ। कभी कोई टीचर ने क्लास में कोई ऐसी बात बोली कि जो आपको लगा कि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, या इसने मुझे हेल्प किया बूस्ट करने में, या ये मोटिवेटिंग था? कोई ऐसा मोमेंट आया, या कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपको खुशी हुई या आपको हंसी भी आई? आप समझ रहे हैं, हमने क्योंकि सिर्फ आपको ना एक टॉपर बनाने की कोशिश नहीं की है, हमने आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाने की कोशिश की है ओवरऑल। तो कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद है कि जेके बोसवाला के थ्रू आप तक पहुंचा, या आपको वो चीज़ पता चली और आपको लगा कि आप अपलिफ्ट हो गए उस चीज़ से? सर एक क्लास थी, वो शायद रिकॉर्डेड ही थी, आई डोंट रिमेंबर मच। दाऊद सर की क्लास थी एंड उसमें शायद मार्क्स के बारे में कुछ डिस्कस हो रहा था, लेकिन उससे पहले वो बायोलॉजी के पेपर्स को गो थ्रू कर रहे थे जो लास्ट ईयर के पेपर्स थे। एंड बीच में शायद किसी बच्चे ने मार्क्स के बारे में बात छेड़ दी, तो फिर उसके बाद दाऊद सर ने क्लास वहीं पे
स्किप कर दी एंड उन्होंने फिर हमें ये समझाने की कोशिश की कि मार्क्स मैटर नहीं करते, आप मेहनत करें, मे बी आज रंग नहीं लाएगी लेकिन मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। उन्होंने उस वक्त पे हमारे लिए वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अचानक से डेट शीट भी निकला था और हम थोड़ा पैनिक भी हो गए थे, तो उस वक्त पे उस मोटिवेशन ने बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया हमें। तो इससे तो मैं दो चीज़ें अभी टेक अवेज मेरी नज़र में, एक तो ये कि व्हाट आइंस्टाइन सेज दैट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, मतलब अगर एक रस्सी एक पत्थर को गला देती है तो वो अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से है ना। तो आप बोल रहे हैं कि भले इंसान 10 घंटा 20 घंटा ना पढ़े, 2 घंटा पढ़े, मगर डेली पढ़े, तो वो कंसिस्टेंसी मेक्स चेंज। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें दो हैं, ये स्टूडेंट्स जो भी देखेंगे ये पॉडकास्ट उनके लिए काफ़ी मुफीद होंगी ये सब चीज़ें। तो बोर्ड्स का बहुत डर होता है, सब स्टूडेंट्स को होता है, मैंने भी जब 10th में दिया था सबको। तो किस चीज़ ने वो ओवरकम करने में हेल्प की, वो डर कि पता नहीं क्या होगा, सेंटर कैसा होगा, what helped you keep calm in exam conditions? सर जो डर है, चाहे टॉपर हो या एवरेज स्टूडेंट हो, बैक बेंचर हो या फ्रंट ईयर, तो डर तो हमेशा हर एक को रहता है एग्जाम का। इवन कि एग्जाम हॉल में पहुंचने तक, पेपर देने तक इंसान को यही लगा रहता है कि क्या पता क्या होगा मेरा। एंड उसके बाद सर जैसे आपने कहा कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे होंगे, पेपर चेकिंग कैसी होगी, सर मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था कि मेरे पेपर्स कैसे चेक होंगे, मतलब चेकिंग करने वाले वो कैसे होंगे, उनका माइंडसेट कैसा होगा। बिकॉज मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैंने ऐसा लिखा तो शायद एग्जामिनर जो है वो इसके भी मार्क्स काट दे, एंड उसकी वजह से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपना स्कोर कि मेरा इतना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही आया। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी कहीं ना कहीं जो आपने सारी मेहनत की है ना, वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। क्योंकि देखिए सिर्फ इतना ही नहीं होता लाइफ में कि आपने किताबें पढ़ी और किताबों को रटा और फिर आपने एग्जाम में अच्छा किया। एवरीथिंग काउंट्स, मतलब आपने कितनी रातें जागे हो, आपने कितने दिन आराम नहीं किया है, आपने खुद को कितने दिन घूमने से रोका है, वो हर एक चीज़ जो है ना, इस चीज़ को कहीं ना कहीं फिर वो मैग्नीट्यूड देती है। तो ऐसा कोई मोमेंट मुझे बताइए आप जेके बोसवाला के साथ जुड़ने के बाद, या अपनी स्कूल लाइफ से बता दीजिए जो काफ़ी फ़नी हो आपको लगता है, जो आप आज भी याद करके हंसते हो। कोई ऐसा मोमेंट है आपकी लाइफ में, या एग्ज़ाम के दौरान कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने जो आपको बहुत फ़नी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या आपको हंसी आती है उस चीज़ को याद करके? कोई ऐसा है पर्टिकुलर, कोई वाक़या है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ? सर 10th की बात करें तो फ़न मोमेंट्स मेरे स्कूल लाइफ का एक रहा है, एंड उसके बाद जेके बोसवाला के साथ एक फ़न मोमेंट है। स्कूल का एक फ़नी मोमेंट ये रहा है कि जब हमारी क्लासेस होती थी, बायोलॉजी की क्लासेस होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी स्कूल पे। तो सर एक दिन क्या हुआ कि हम बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे, तो हमारे जो टीचर हैं अब्बास सर, वो बायोलॉजी टीचर, वो आए क्लास में, एंड वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा भीग गए थे पसीने से, लेकिन स्टिल वो आ गए क्लास लेने के लिए। अब हम वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, अच्छे से अटेंटिव नहीं है, तो ही वाज लाइक छोड़ो मैं क्लास ही नहीं दूंगा, बन यार क्लास मज़े भी होते ही। तो सर वो एक फ़न मोमेंट था स्कूल लाइफ का। एंड उसके बाद जेके बोसवाला के साथ जो एक वन ऑफ द मोस्ट फनी मोमेंट्स वो ये था कि दाऊद सर क्लास दे रहे थे, तो एक बच्चे ने बोला सर मुझे भूख लग रही है। तो दाऊद सर ने अपने जेब से 10 रुपीज़ निकाले और बोला ये लो जिम जैम बिस्किट ले लो, अब ये भी मैं ही दूँ। उनका एक नीश है वैसे ही फनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एग्जाम के दौरान आपका कैसा था? जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो अनएक्सपेक्टेड है, आपने सोचा नहीं था कि ये सवाल पूछ लेगा। जैसे अभी साइंस का बीच में सुना मैंने, कुछ आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन आए थे, तो क्या आपको लगता है कैसे डील किया आपने उस सिचुएशन में? क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि टाइम फिक्स्ड है और मुझे अभी अब इसका आंसर लिखना ही है ना, वो जो एंड मोमेंट का चीज़ होता है। सर हमारा जो साइंस का पेपर है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड आया था, क्योंकि उसमें डिलीटेड पोर्शन से, डिलीटेड सिलेबस से भी बहुत सारे एमसीक्यूज थे, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एमसीक्यूज 2-3 जो है वो डिलीटेड सिलेबस से थे। सर जब पेपर हम दे रहे थे तो बीच में ही जब हमने वो डिलीटेड सिलेबस के क्वेश्चन देखे तो हम बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गए, बहुत ही ज़्यादा टेंस माहौल हो गया पूरे एग्जामिनेशन सेंटर में। सभी यही सोच रहे थे कि बाकी का तो ठीक किया, लेकिन जो रह गया है वो यही क्वेश्चन है जो कि सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं थे। सर उसके बाद फिर जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ ग्रेस मार्क्स के बारे में, तब तक उसी की टेंशन थी सिर्फ कि वो जो 2-3 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आए हैं उनका क्या होगा। मैं समझ रहा हूँ, काफ़ी डिप्रेसिंग रहा होगा वो। यस सर, वो टाइम तो मैं समझ सकता हूँ। और अच्छा, अगर मैं अपने सब्जेक्ट उर्दू की बात करूँ तो उर्दू के बारे में बताइए, आप उर्दू के बारे में आपका क्या ख्याल है?
कैसे जो हमारी टीम है या हमने, आपको लगता है कि उर्दू में कोई ऐसा, क्योंकि उर्दू मोस्टली लोग बोलते हैं कि इट्स लास्ट मोमेंट सब्जेक्ट, एंड पे पढ़ लेंगे कर लेंगे, तो आपका क्या टेक है कि पहले से करना चाहिए उर्दू को, लास्ट मोमेंट पे हो सकता है नहीं हो सकता है, तो क्या मतलब ना ट्रिक्स आप कह सकते हो कि उर्दू में अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये सबसे वीक सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी और उर्दू जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा उर्दू में क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को जो जिससे वो बेटर कर सकता है? सर हमारे यहाँ जो स्टीरियोटाइप बन चुका है कि उर्दू एक बोरिंग सब्जेक्ट है, बट मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। इवन कि आई फाइंड उर्दू द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं, उनको लगता है कि जो शायर जो बात बोल रहा है ये तो सीधे हमारी हाँ, लाइफ से हाँ, रिलेट हाँ, हो रही है, हाँ, तो इमोशनली इंसान अटैच हो जाता है उर्दू के साथ। एंड रही बात कि अगर सिलेबस की बात मैं करूँ कि कैसे इसको करना है, तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं विद इन द टाइम गैप, तो मैं कहूँगी कि उर्दू को भी कंटिन्यू आप करें थ्रू आउट द ईयर। ऐसा कोई ये टिपिकल हार्ड टफ सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप खुद भी करेंगे तो इट्स इजी, आपसे हो जाएगा। थ्रू आउट द ईयर थोड़ा थोड़ा सा टाइम उर्दू को दे, इसका ग्रामर सीखे, बिकॉज मेनली क्या होता है कि हमें रट्टा नहीं करना है। हाँ, जितना हम ग्रामर पे फोकस करेंगे उतना बेटर रहता है। एंड अब जो पेपर है वो भी वैसा नहीं आता है कि जिसमें आप गुटिफिकेशन करके पास कर ले, वैसा पेपर नहीं आता है। तो आप मेजरली अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें एंड वोकैब, उर्दू में जो वोकैब है उसको ठीक करें। और कोई ऐसी शायरी जो आपके जहन में बैठ गई हो, या मेरे क्लास में मैंने कोई ऐसी शायरी, कोई ऐसी बात बोली हो जो आपके जहन में बैठ गई हो उर्दू से मुतल्लिक, मैं जानना चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरे अपने लिए भी ज़रूरी है कि मैंने ऐसा कोई इम्पैक्ट छोड़ा है अपनी शायरी से या अपने समझाने के तरीके से, जिसने आपको पर्सपेक्टिव बदल दिया टूवर्ड्स उर्दू, या आपको लगा कि ये मैंने सोचा नहीं था कभी कि उर्दू में ये सब भी हो सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी अलग तरीके से कोशिश की है चीज़ों को एड्रेस करने की, जहाँ तक मुझे पता है। सर उर्दू की बात करूँ तो मुझे याद आता है कि आप जब क्लास स्टार्ट करते थे, फॉर एग्जांपल अब अगर हमें गज़ल के बारे में पढ़ना हाँ, हाँ, होता था, तो आप उससे पहले गज़ल की पूरी समरी दे देते थे। इवन कि फिर वो शॉर्ट्स में भी आप दे देते हाँ, थे हाँ, कि हाँ, इंसान उस एक शॉट को देखकर पूरी गज़ल की समरी दिमाग में बिठा लेता था, हाँ, बिल्कुल, फिर खुद ही राइट कर बिल्कुल, सकता बिल्कुल, था। वो माइंड मैपिंग का जो सर थोड़ा-सा। आपकी शायरी भी, उसके भी शॉर्ट्स बहुत हाँ, सारे वो तो आते है, थे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शायरी भी कभी-कभी मैं सुन लेती थी आपकी। सच मुझे कोई याद नहीं आ रही लेकिन अभी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, नहीं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद हो, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू, मतलब क्योंकि मैं अपने लिए भी जानना चाहता हूँ एज़ अ मेंटर कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी स्किल्स पे इम्प्रूव करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू उर्दू, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। बाकी देखिए, मुझे वो अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, या फिर वो बोलते हैं कि नहीं तेरा नशेमन नशमन कसरे कसरे सुल्तानी के सुल्तानी के गुंबद पर, गुंबद पर तू तो शाही है शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो खैर ये एक मरहला है, ये एक स्टेप है, ये स्टेपिंग स्टोन है, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ऊपर जाएं ज़िंदगी में। तो क्या लगता है इसके बाद, एक 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 तक तो एक मरहले तक तो आप आ गए हैं, इसके आगे क्या सोचा है? व्हाट डू यू लाइक फोरसी, व्हाट डू यू मैनिफेस्ट, आप क्या सोच रहे हो कि आगे क्या ज़िंदगी में? सर यहाँ तक 10th तक तो हो गया सारा, मस्ती वगैरह पढ़ाई साथ साथ, लेकिन सर अब 11th 12th जो है ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा बिगर जंप है। 10th का तो सिलेबस कुछ भी नहीं था और 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करना दिस इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट आई ओके। मस्ट से। लेकिन फिर बात आती है 11th 12th की, एंड 11th 12th लिटरली में बहुत ही ज़्यादा सिलेबस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इंसान को जो है सिंसियर रहने की ज़रूरत पड़ती है फिर अभी तक, लेकिन सीरियस नहीं होना है, सिंसियरली काम करना है, सिंसियरली वर्क करना है 11th 12th में। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के। देखिए क्योंकि आपके एज ग्रुप में बहुत बड़ी बात है, 10वीं को टॉप करना भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप अपने आप को इस प्रिविलेज से महरूम रखें कि आपने अच्छा किया है। आपने अच्छा किया है, बट ये मुझे अच्छा लगा कि आपका विज़न और आगे है ना? तो वही है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो ऑल्सो मैं अभी चाह रहा हूँ कि आपको हम 12th में 11th में भी टॉपर देखें, 12th में भी टॉपर देखें, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स जैसे आप ज़िंदगी में करें, तो हम भी वही उम्मीद करेंगे। बाकी जाते-जाते मुझे आप बताएँ कि कोई ऐसा पैगाम जो आप देखने वालों को देना चाहें, या जो स्टूडेंट्स आपके पॉडकास्ट को देखेंगे, कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफ़ से या अपनी सक्सेस जो भी आप
फील कर रहे हो, यहाँ दिल्ली तक आप आ गए, है ना, हमारे साथ यहाँ बैठे हो, तो इट हैपेंड इन रियलिटी, है ना, सोचा नहीं था, इंसान के तसव्वुर में ये चीज़ें नहीं होती, बट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप उस हर बच्चे को बता सकते हो जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा? सर एक ही बात मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास देखें, आपको पूरी दुनिया जो है वो डिस्ट्रैक्टेड नज़र आएगी, और इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में अगर आप थोड़ा सा ही फोकस कर लेते हैं तो वो ज़्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा। इवन कि आप रिजल्ट्स देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि बाकी सारी दुनिया जो है वो बाकी कामों में लगी है। तो ऐसे टाइम पर आपका कुछ अचीव करना ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन बिल्कुल। वो लाइफ का एक स्फीयर है, हम दूसरी स्फीयर में नज़र नहीं मार रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो किसी एक ही चीज़ की तरफ लगी हुई है अभी। तो ऐसे माहौल में अगर आप थोड़ा सा ही फोकस करते हैं, थोड़ी हार्ड वर्क करते हैं, सिंसेरिटी एंड अपने जो है अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करते हैं, तो आप इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, आई मस्ट से दैट यू आर लिटरली अहेड ऑफ योर टाइम्स, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ होना ना बहुत यूनिक चीज़ होती है मेरी नज़र में। तो हमारी पूरी टीम तो यही चाहेगी कि आप आगे भी एग्जाम में अच्छा करो, और you keep motivating people in your life and you come up with flying colors। तो बाकी मुझे लगता है इस गुफ्तगू का इख्तिताम यहाँ करेंगे हम इसी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बातचीत की, हमें अपना वक्त दिया, है ना, और हम उम्मीद करेंगे कि हम आगे भी आपको बुलाते रहें और आपसे गुफ्तगू करते रहें, है ना, और आपको और ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए देखें, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मैं आप सबसे रुखसत लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए।